आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी YouTube चैनल ग्लोयर स्टडी पर। हेलो एवरीवन, होप आई एम ऑडिबल। प्लीज कंफर्म करें मेरी आवाज सभी तक बुलंद तरीके से पहुंच पा रही है प्लीज। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। होप ऑल इज वेल। सब बढ़िया है तो हाँ बोले, नहीं बढ़िया है तो ना बोले। गुड इवनिंग एवरीवन। कुछ नए नाम दिख रहे हैं मुझे, नए चेहरे क्लास में आ जाएं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। इसका ये मतलब नहीं कि पुराने चेहरों का स्वागत नहीं है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ओके, सो क्लास की शुरुआत करते हैं। हाँ जी, आप रिकॉर्डिंग क्लास लेते हैं राहिल जी, चलिए बहुत अच्छी बात है, पढ़ते रहिए बस। ये टेक्नोलॉजी ने बहुत अच्छा कार्य किया ऑनलाइन एजुकेशन में, कि क्लास में रिकॉर्डिंग की सुविधा है, जिससे आप अपने हिसाब से क्लासेस को ले सकते हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। सो चलिए हम क्लास की शुरुआत कर लेते हैं बेटा। ज्योमेट्री की ये 10वीं क्लास है, और हम लोगों ने कल कितने प्रश्न कर लिए थे? 75 के आसपास पहुंच गए थे हम लोग, 75 के आसपास। अभी तक मैंने कोई होमवर्क दिया आपको कि नहीं दिया है इस बार? नहीं दिया ना, ठीक है, होगा तो बता देना, छूटे ना। ठीक है, ऑलराइट। तो 76वां सवाल करते हैं और पढ़ेंगे सवाल को। सवाल कह रहा है कि ओ और आई सरकम सेंटर और इन सेंटर हैं, बीओसी और बीआईसी के बारे में कुछ बात की जा रही है। तो आप सभी लोगों को बेसिक इन सेंटर और सरकम सेंटर के बारे में इतना तो पता चल ही चुका है कि अगर मैं एक त्रिभुज लेता हूं और उस त्रिभुज में मैं बात करूं सरकम सेंटर की या इन सेंटर की, तो इन सेंटर आपको ये पता चल चुका है इन सेंटर कैसे बनता है। तो इन सेंटर बनता है भैया, यहां पर चलता है एंगल बाइसेक्टर, और इन एंगल बाइसेक्टर से मुझे क्या मिलता है? मुझे मिलता है इन सेंटर। ये बात तो हम सभी को पता चल चुकी है। ये थीटा होगा, ये थीटा होगा, यहाँ पर ये अल्फा होगा, ये अल्फा होगा, यहाँ पर ये बीटा होगा और ये बीटा होगा, और इस तरह से हमें इन सेंटर प्राप्त होता है। अगर हमें थीटा अल्फा बीटा ना लिखें, कंसिडरिंग कि हमें एंगल को एबीसी के टर्म में अगर लिखना हो, व्यक्त करना हो, हमें ये पता है ये इसके बराबर हो जाता है, ये हमारा इसके बराबर हो जाता है, और ये भुजा हमारी इसके बराबर हो जाती है, ये हमें पता है। तो आप सभी को ये मालूम होना चाहिए कि ये जो एंगल है, ये एंगल किसके बराबर होगा। ठीक है, तो आपको पता है ये वाला एंगल 90 डिग्री प्लस a/2 के बराबर हो जाता है। ये अगर लिखना हो तो 90 प्लस b/2, ये लिखना हो तो ये 90 प्लस c/2 के बराबर है। यहाँ पर किसी को कोई शंका है? आई थिंक किसी को कोई शंका नहीं होनी चाहिए। हम जब सरकम सेंटर की बात करते हैं तो हमें सरकम सेंटर में भी ये चीज पता है। सरकम सेंटर कैसे बनता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से मिलता है, और जो सरकम सेंटर होता है उस पॉइंट से इन तीनों शीर्षों की दूरी क्या होती है? बराबर हो जाती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं सरकम सेंटर। सरकम सेंटर को अगर हम ओ से डिनोट करें, और ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये सी है, तो ये वाला एंगल उस एंगल ए का दुगना होता है, जिसको हम बोलते हैं एंगल 2a। ठीक है, आई होप सो कि ये क्लियर सभी को। तो इन्हीं दो बातों का इस्तेमाल होना है जो आगे वाला सवाल है इसमें। तो इसमें सवाल देखिए क्या कह रहा है आपसे कि ओ और आई एक ही ट्राइंगल के सरकम सेंटर और इन सेंटर है। एक ही ट्राइंगल है, उसी के सरकम सेंटर और इन सेंटर है, और हमें बी ओ सी की वैल्यू दी है, यानी हमें सरकम सेंटर पे जो बनने वाला कोण है यहाँ पर, ये हमें 104 डिग्री दे दिया है। अगर ये 104 होगा तो आपको पता है ये आपका 52 डिग्री होगा। अगर ये 52 होगा तो हमारा ये 104 होगा। हमें क्या करना है? बी आई सी की वैल्यू बतानी है। आई हमारा क्या है? इन सेंटर है। आई अगर हमारा इन सेंटर है, आप मेरे को बताओ कि बी आई सी की वैल्यू क्या होगी। आप कहोगे बी आई सी की वैल्यू अगर मुझे निकालनी हो, उसको मैं आई बोल दूं, ये हमारा ए बी सी है, तो बहुत सिंपल है कि बी आई सी का कोड अगर मैं निकालने जाऊंगा तो ये बनेगा 90 डिग्री प्लस 50 डिग्री बाई 2। ये सर नो, तो 90 और 25 कितना हो गया आपका? 115 डिग्री हो गया। तो 115 डिग्री कहाँ दिया हुआ है? सॉरी, ये 52 था ना, तो 52 से 26 बन जाएगा, 116 बन जाएगा। 52 था नॉट 50, तो 52/2 करेंगे हम, तो ये बनेगा 26। तो ये 90 डिग्री प्लस 26 डिग्री बनेगा। 90 और 26 कितना होगा हमारा? 116 डिग्री, और 116 डिग्री हमें आंसर बी दिया हुआ, तो बी उत्तर हमारा सही होगा। ठीक है, ठीक है, क्लियर? यस। नेक्स्ट देखिएगा, 77वां क्वेश्चन। एक राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास, एंगल ए 90 डिग्री है, जो पेरीमीटर है ट्राइंगल का वो 70 सेंटीमीटर है, और जो एरिया है ट्राइंगल का वो 210 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आपको सरकम रेडियस बताना है ट्राइंगल का कितना होगा। चलिए इसको भी करते हैं। एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ। तो हमने कहा एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया, इसमें एंगल ए 90 डिग्री हो गया, ये भी बना लिया। एंगल ए 90 है, इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, इसको सी बोल देते हैं। और हमें कह रहा है पेरीमीटर हमें दिया हुआ है, तो पेरीमीटर 70 है जो सम ऑफ साइड्स होंगे, और जो एरिया है ट्राइंगल का, ट्राइंगल के एरिया को हम डेल्टा से डिनोट कर लेते हैं, तो ये वैल्यू हमारी 210 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है हमें। हमें सरकम रेडियस पूछा जा रहा है। तो देखो एक फॉर्मूला बता रहा हूँ राइट एंगल के केस में, हमेशा ध्यान रखना आप। और वो फॉर्मूला ये होता है कि जो एरिया होता है ये एस इंटू एस माइनस 2r के बराबर होता है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल,
जो सेमी पेरीमीटर को रिलेट करता है सर्कम रेडियस से, जो सेमी पेरीमीटर को सर्कम रेडियस से रिलेट करता है। ये जो फॉर्मूला है ना, ये सभी को ध्यान होना चाहिए। ये फॉर्मूला सभी लोग ध्यान करो। क्या बोल रहा हूं कि जो एरिया है त्रिभुज का, ये सेमी पेरीमीटर और सेमी पेरीमीटर माइनस 2r के बराबर होता है। तो ये फॉर्मूला सभी को ध्यान रखना है कि ये एरिया का फॉर्मूला बनता है। आप कहोगे सर कैसे आया ये फॉर्मूला, खतरनाक लग रहा है। बिल्कुल खतरनाक है नहीं, एक्चुअली में मैं बताता हूँ। डेल्टा बटे एस क्या है, एस माइनस 2r जो लिखा है, डेल्टा बटे एस आपको पता है इन रेडियस होता है किसी भी त्रिभुज का। तो आप कह रहे हो कि भैया इन रेडियस जो है ना, ये नहीं, ये जनरल ट्राइंगल नहीं है, ये राइट एंगल ट्राइंगल के केस का फॉर्मूला बता रहा हूँ। तो आप कह रहे हो कि इन रेडियस एस माइनस 2r है। यहाँ से बहुत सारे फॉर्मूले बन रहे हैं एक्चुअली। एक ये फॉर्मूला हो गया आपका। यहां से अगर आप मजेदार बात देखो तो आप कहोगे एस की वैल्यू r प्लस 2r के बराबर है। ओके, सो एक्चुअल में सारी चीज कहां से निकली है मैं लिख के बताता हूं। ये फॉर्मूला बना कैसे, घबराओ मत। राइट एंगल ट्राइंगल में इन रेडियस में आपको बता चुका हूं कि p प्लस बी माइनस एच बाई टू होता है, ये सभी को याद होगा। सर्कम रेडियस h बाई टू होता है, ये भी सभी को याद होगा। राइट, यस और नो। अब आप मेरे को एक बात बता दो, यहां से गौर से देखिएगा। आप मेरे को एक बात बताओ कि यहां से अगर h बाई टू की जगह मैं r रख दूं खाली, तो आपको एक फॉर्मूला तो ये मिल जाएगा कि r प्लस आर हमारा p प्लस बी के बराबर होगा, यस और नो। तो परपेंडिकुलर प्लस बेस की वैल्यू वही होगी जो r प्लस आर की वैल्यू होगी, यस। अब अगर मैं इस वैल्यू को ऐसे लिखूं कि मैं यहां 2r लिखूं, मैं r प्लस 2r करूं, तो देखो अगर r प्लस 2r करोगे तुम तो यहां h जुड़ेगा, h जुड़ेगा तो माइनस h बाई टू प्लस h बाई टू में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये p प्लस बी प्लस h बाई टू s बाई टू के बराबर हो जाएगा, मतलब s के बराबर हो जाएगा। r प्लस 2r आपका s के बराबर आ जाएगा, और इस तरह से r हमारा s माइनस 2r के बराबर आ जाएगा। और एरिया क्या होता है, s इंटू आर, ये हमारी r है, r इंटू एस होता है। किसी भी त्रिभुज का एरिया r इंटू एस के बराबर होता है। इन रेडियस को सेमी पेरीमीटर से मल्टीप्लाई करने से एरिया बन जाता है। तो वही हो गया ये। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल में उसी फॉर्मूले का ये स्पेशल वर्जन है कि डेल्टा इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस 2r। जहां कंफ्यूजन है पूछ लो, सब बता देंगे। p प्लस बी बाई टू आर प्लस p प्लस, हाँ सॉरी टू नहीं लिखा मैंने, यहाँ 2 लिख लो। एक मिनट, मैंने यहाँ 2 नहीं लिखा, एक मिनट, जस्ट अ सेकंड। इस 2 को हम कहाँ लिखेंगे, इस 2 को हम यहां लिखेंगे, इस 2 को हम ना यहां लिखेंगे। p प्लस बी जो है ये ट्वाइस ऑफ आर प्लस आर होगा। ये मैं 2 यहां लिखना था जो लिखा नहीं मैंने। तो ये फॉर्मूले जो मैंने लिखे हैं बेटा, दे आर वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। ये सारे फॉर्मूले राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, इनको याद रखना क्योंकि आपके सवालों में फिर फटाफट आपसे सवाल होंगे। राइट, क्लियर है, समझ में आया बात की नहीं। तो डेल्टा इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस 2r होता है। तो अब जरा गौर से देखिएगा, 70 सेंटीमीटर आपको पेरीमीटर दिया हुआ है, तो एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 35 हो जाएगी। एस की वैल्यू आपकी होगी 35 सेंटीमीटर। तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पर एरिया जो हमारा 210 है, ये वैल्यू हमारी होगी 35 इंटू 35 माइनस 2r। ठीक है, हुई। मुझे आर यहाँ से निकाल लेना, निकाल लेते हैं। 35 का 6 गुना ये है, कट जाएगा 6। तो 2r की वैल्यू कितनी आई, 29। 35 माइनस 6, आर की वैल्यू कितनी आई, 29 बाई 2 इज 14.5, डी ऑप्शन। तो डी आपका उत्तर सही होगा। हाँ जी, नोट क्या करना है, जब आपको बताना पड़ जाएगा नोट क्या करना है बेटा। मैं एक बहुत अच्छा एक पॉडकास्ट सुन रहा था रिसेंटली, उसमें बहुत अच्छी बात बोली गई कि इंडिया इज नॉट DIY कंट्री। DIY का मतलब समझते हो? DIY क्या होता है, डू इट योरसेल्फ। तो वो कहता है इंडिया ना DIY कंट्री नहीं है, इंडिया DIFM कंट्री है। DIFM का मतलब डू इट फॉर मी, एंड आई लाइक इट। मतलब आई सो रिलेटेबल, राइट? वी ऑल आर लाइक दिस, वी ऑल आर लाइक दिस, है ना? वी ऑल आर लाइक दिस। इट्स नॉट अबाउट यू और मी और एनीवन, सब हम ऐसे ही हैं, है ना? हम चाहते कोई हमारे लिए कर ले, हमें नोट क्या करना है ये भी कोई बता दे यार, समझ रहे हो कि नहीं? एंड यू नो व्हेन आई रिलेटेड दिस, आई वाज जस्ट वर्किंग विद द टीम, और मैं टीम के साथ बैठ के यही बात कर रहा था कि व्हाट इज द रीजन ऑफ राइज ऑफ सो मेनी टेलीग्राम ग्रुप्स व्हिच आर चार्जिंग मनी फॉर गिविंग डेली टारगेट्स, एंड व्हाई दे आर सक्सेसफुल, यू नो, इट्स डू इट फॉर मी। यार मेरा टारगेट तुम बना दो ना, तुम बता दो ना मुझे आज क्या पढ़ना है, राइट? People are so bad at planning simple thing, na? We all are. And that's why the Telegram, I'm not against the Telegram channel because that's what they are solving for, ना? They are just solving this कि तुम ये नहीं जानते हो कि तुम्हें क्या पढ़ना है आज।
तो तुम कहते यार डू इट फॉर मी, लो 400 रुपए लो और करो हमारे लिए। सो दिस इज थोड़ा कल्चरल है ये, है ना, कि हमारे लिए करो ना। एंड दैट्स व्हाई सो पीडीएफ इतने पॉपुलर होते हैं कि हमें पीडीएफ बना के दे दो ना सर, हमसे क्यों मेहनत करवा रहा हूँ, ठीक है। तो ये बात जब मैंने सुनी पॉडकास्ट में, देन यार आई गॉट द टर्म टू रिलेट दिस, है ना, मुझे वो रिलेट करने का टर्म मिल गया। तो अब इवन अपने आप ऊपर भी मैं अप्लाई करता हूँ, सिंपल सिंपल चीजों में देखता हूँ कि कहाँ पर मैं DIY स्किप करके आई वांट DIFM, राइट, डू इट फॉर मी वाला खेल मेरे साथ भी कई सारे चीजों में है, नॉट इन द स्टडीज बट अदर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, where I want somebody does this for me, right? So anyway, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नोट क्या करना है, सब दिख रहा है, सब में डब्बा बना दिया यार, नोट करना है वही डब्बे वाली चीज, डब्बा बना दिया ना, तो जो डब्बे के अंदर है वही नोट करना है तुमको। हाँ जी, कहाँ सुन रहे थे आप? यार बहुत जगह सुनता रहता हूँ, मतलब आई लव पॉडकास्ट, नॉलेज इज so easily accessible today, so I don't waste my time in reels, I just listen to some useful podcast of 2 hours, 1.5 hours, like that। हाँ जी, 78। M is the circumcenter of triangle ABC with circumradius 15 centimeter. Let BC is equal to 24 centimeter. ML is perpendicular to BC. The length of ML is। हमारी टीम ने कल डीपी क्यू अपलोड नहीं करी थी, पता है आपको? मैंने आज पहली बार व्हाट्सएप ग्रुप में लिखा है कि अगर डीपी क्यू अपलोड नहीं होगी किसी दिन तो सबके ऊपर पेनाल्टी लगेगी, राइट। और मैंने कहा आई एम वेरी सीरियस, बिकॉज दिनों कि मैं ऐसा करूंगा नहीं, तो इसका असर ही नहीं होता, उनको धमकाने का कोई असर ही नहीं होता है। तो मैंने लिखा है कि टेक इट सीरियसली, अगर डीपी क्यू टाइम से नहीं गई या किसी दिन अपलोड नहीं हुई तो पेनाल्टी लगेगी, जान लो। तो एक डीपी क्यू आई थिंक 12 बजे अपलोड की उन्होंने, जो कल नहीं हुई थी, और एक आज वाली 5 बजे गई है। ओके, सो आई थिंक समटाइम्स दिस वर्क्स, पेनाल्टी डज इट्स वर्क, यस। चलो एनीवे, सॉल्व करो इसको। एम हमारा सर्कम सेंटर है ट्राइंगल एबीसी का, और जिसका सर्कम रेडियस 15 सेंटीमीटर है। बीसी हमारा 24 सेंटीमीटर है। एमएल बीसी के परपेंडिकुलर है, तो एमएल की लंबाई बता दो कितनी है? 9। यार क्लास एक्सरसाइज क्या प्रॉब्लम हो रही है ना, वो अपडेट सेक्शन में हमारे लिए बंद कर दिया गया है, तो मैं अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ उसको, पंगा ये है। और टेलीग्राम पे वो चूंकि पेड कोर्स की पीडीएफ है वो, तो वो टेलीग्राम पब्लिक में से डाला नहीं जा सकता है, देखते हैं। मुझे नहीं पता यार, वो फीचर ही शायद हटा लिया गया है एडुकेटर पोर्टल से, मैंने बता दिया है। ABC सर्कम रेडियस 15 दिया हुआ है, BC हमें 24 दिया हुआ है। अच्छा बताओ सर्कम रेडियस कैसे बनता है? अगर M हमारा सर्कम सेंटर है और M से अगर मैं यहां इसको ज्वाइन कर दूं बेटा, तो ये परपेंडिकुलर बनेगा। ओके, बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ जी, क्लियर? इन सर को क्या किया, पढ़ो, फोकस हियर। अच्छा, सर का अपडेट सेक्शन चल रहा है, धीरे धीरे जा रहा होगा सबका, ठीक है, मेरे को तो नहीं दिख रहा है, मैंने बोल दिया, लेकिन या तो बैक एंड से कुछ करवाऊंगा मैं, देखता हूँ। ये देखो ध्यान से, BC 24 है तो ये 12 है, और ML हमारा परपेंडिकुलर है BC के। ये 12 क्यों बोला ना, क्योंकि जब आप सर्कम सेंटर से भुजा पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाता है, इसलिए 12 होगा। ML BC के परपेंडिकुलर है, ML की लंबाई बतानी है आपको, और सर्कम रेडियस 15 है, तो भैया ये दूरी 15 है, क्योंकि यही सर्कम रेडियस है। सर्कम सेंटर से ये सीट्स की दूरी को ही सर्कम रेडियस बोलते हैं। अच्छा, 15, 12 और 9 बनेगा ये, क्यों 9 बनेगा? क्योंकि 15 और 12 का जो अनुपात है ना, ये 3 बचे 15, 3 चौके 12 है, तो ये 3 बनेगा। 3 4 5 से 4 4 गुना करके बनाए तो ये 9 होगा, पाइथागोरस लगाने की आवश्यकता नहीं है। ML इन रेडियस कैसे हो जाएगा करंट साहब? इन रेडियस वो तब हो सकता है जब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाए, तब हो सकता है, क्योंकि सब एक जगह ही आ जाते हैं, वरना नहीं हो सकता ना। इन रेडियस में कंडीशन ये होती है कि इस पॉइंट से तीनों भुजा पर परपेंडिकुलर बराबर हो।
बट होंगे नहीं ना ये दोनों, क्योंकि ये ट्राइंगल आपका इक्विलेटरल नहीं है ना, यहां से तीनों शीर्ष बराबर दूरी पे है, बट ये तीनों परपेंडिकुलर बराबर दूरी पे नहीं होंगे। अगर ऐसा हो जाए तो वो इक्विलेटरल में होगा, तो वो हो जाता है फिर। ठीक है, समझ में बात बेटा। 79 क्वेश्चन देखो, ये जो गुलाबी सवाल है ना, ये बहुत खतरनाक सवाल है। मतलब ये सवाल आपको सिर्फ इसलिए दिया गया है कि एग्जाम में अगर तुम पहली बार देखोगे तो कभी होना नहीं है, कितने भी तुम इंटेलिजेंट क्यों ना हो, तुमसे सवाल नहीं होगा एग्जाम में अगर आ गया तो, क्योंकि इसको करने के लिए 5 मिनट चाहिए कम से कम। तो सवाल इसलिए दे दिए हैं कि कभी कई वक्त सवाल ऐसे कॉपी करके डाल दिए जाते हैं, तो अगर कैसे कभी ऐसा हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो मजा ले लो इस सवाल का कम से कम। बहुत ही खतरनाक सवाल है, वेरी डेंजरस क्वेश्चन, बहुत सारा कंस्ट्रक्शन है, बहुत सारा दिमाग लगाना, तब जाके उत्तर मिलेगा तुमको। क्या पूछा जरा देखो, एक्स क्यू पी प्लस आर क्यू एस, देखो एक्स क्यू पी ये, इसको अल्फा बोल दूं, आर क्यू एस क्या है, ये बीटा है, और ये एक बीच में एंगल है, इसको मैं बोल देता हूँ थीटा। तो बेसिकली जो पूछा गया है आपसे वो अल्फा प्लस बीटा पूछा गया है, थीटा बीच में खाली एंगल सामने का, थीटा ले लेता हूं। हमें दिया क्या है, हमें दिया हुआ है कि एस एक सरकम रेडियस है, सरकम सेंटर है किस ट्राइंगल का, पी आर क्यू का। तो पी आर क्यू का ये सरकम सेंटर है, बाहर है क्योंकि ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है तो बाहर है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अच्छी बात है। आर टी पी हमें 46 डिग्री दिया हुआ है, ऑलराइट। और ये बताओ एक्स क्या है, एक्स भी सरकम सेंटर है टी आर क्यू का, ऑलराइट। मेरे को एक बात बताओ, क्या ये एंगल तुम लिख सकते हो कि 92 डिग्री है? यस, क्योंकि वो सरकम सेंटर है तो 46 दूना 92 बन जाएगा। ये समझ में आया? 92 समझ में आया कि नहीं आया? यस। अच्छा एक चीज ये बताओ कि एक्स पॉइंट से एक्स आर जो है ना, एक्स आर और एक्स क्यू ये बराबर दूरी पे होंगे या नहीं होंगे? यस, क्योंकि दोनों वर्टेक्स हैं, शीर्ष हैं, एक्स सेंटर होगा ना बेटा, सवाल में लिखा है कि एक्स सेंटर सरकम सेंटर है, लिखा हुआ सवाल में देखो, एक्स सरकम सेंटर है टी आर क्यू का, दिया हुआ है, तो मुझसे क्यों पूछ रहे हो कि है ना, होगा ना, है, होगा ना, क्या होता है। ये 46 दूना 92 है, इसीलिए तो लिखा 92 डबल, क्योंकि ये सरकम सेंटर है तो 46 दूना 92। फिर मैं कह रहा हूं एक्स आर एक्स क्यू के बराबर क्यों होगा, क्योंकि इस पॉइंट से दोनों शीर्ष बराबर दूरी पे होंगे। अरे भैया इन सेंटर कैसे होगा गब्बर साहब, सवाल में क्या लिखा हुआ है, सरकम सेंटर लिखा हुआ है ना, तो इन सेंटर का है बोल रहे हो तुम। सरकम सेंटर, इन सेंटर क्यों, किस बात के लिए? अंदर है तो इन सेंटर नहीं होता है वो, कि इन है तो इन सेंटर, आउट है तो आउट। सरकम दिया हुआ सवाल में यार, क्यों पूछ रहे हो ये बात? भैया दिया हुआ है तो सरकम सेंटर है, और सरकम सेंटर और इन सेंटर अलग अलग चीजें हैं, 3 दिन से बात कर रहे हैं इसके बारे में। आगे बढ़े, हाँ जी। चलो अब मैं कोई बात बताओ, यहां तो पहुंच गए 92 तक, अब क्या करें? अब हम करें एक्स आर अगर एक्स क्यू के बराबर है तो भैया ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, ठीक। अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया तो जरा ये बताओ, ये और ये एंगल कितना होगा? आप कहोगे थीटा की जो वैल्यू, ये भी थीटा होगा, थीटा की वैल्यू बनेगी 180 माइनस 92/2, तो ये हो गया 90 माइनस 46, 90 माइनस 46 होता है 44। चलो भैया इतना तो निकाले, अब क्या करें, लेकिन निकालना क्या है? जो निकालना है देखो वो अभी तक निकला ही नहीं है, उसके इर्द गिर्द हम भटक रहे हैं मस्त, जो निकालना था वो अभी तक नहीं निकला है। अब देखो कुछ भी करके जो एस किस ट्राइंगल का सरकम सेंटर है, आप कहोगे ये जिस ट्राइंगल का सरकम सेंटर है एस, वो ट्राइंगल हमारा है पी आर क्यू, तो ये वाला जो भी एंगल बनेगा, ये वाला जो भी एंगल बनेगा, अभी बना नहीं है, इसका दुगना ये होगा, यस और नो, यस और नो, क्लियर? तो ये जरा कोशिश करो कि ये पी एंगल के साथ क्या किया जा सकता है, तो आप कहोगे देखो ये 92 है, आप जरा कोशिश करो कि ये वाला एंगल मैं कैसे लिखूं, क्योंकि जब तक इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं लगेगा तब तक मैं ये लिख नहीं पाऊंगा। तो आप कहोगे इसको मैं अल्फा के टर्म में लिख सकता हूं, क्योंकि ये अगर 92 है तो ये 92 माइनस अल्फा है, यस और नो? ये एंगल 92 माइनस अल्फा, इतना तो मैं लिख सकता हूं, क्लियर, कि ये वैल्यू 92 माइनस अल्फा हो गई। अब मेरा सवाल ये है कि चलो ठीक है, यहां पर ये वैल्यू हमने लिख भी ली, तो हमारा उत्तर कैसे निकले? 92 को भी देखो, 92 आपका एक एक्सटीरियर एंगल है, बाह्य कोण है, तो अगर ये एक्सटीरियर एंगल है तो ये दो इंटीरियर एंगल का सम होगा, उसी का इस्तेमाल करके मैंने इस चीज को लिखा, राइट।
कि ये वैल्यू 92 माइनस अल्फा होगी, लेकिन अभी मेरा उत्तर नहीं आया है, ये ध्यान रखिएगा। उत्तर अब आगे आएगा, क्योंकि आप कहोगे ये बीटा है और अगर ये सरकम सेंटर है तो क्या ये दोनों बराबर होंगे? दोनों वर्टेक्स शीर्ष बराबर दूरी पे होंगे, यस। क्या ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा? तो क्या ये भी बीटा होगा? तो क्या ये 180 माइनस 2 बीटा होगा? तो क्या ये 180 प्लस 2 बीटा होगा? जी, तो ये 180 प्लस 2 बीटा हुआ। अब आप कहोगे कि 180 प्लस 2 बीटा विल बी ट्वाइस ऑफ 92 माइनस अल्फा, इसका दुगना। आप कहोगे ये होगा 180 प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 184 माइनस 2 अल्फा। अब आप कहोगे ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 डिग्री, अल्फा प्लस बीटा बराबर 2 डिग्री। अब यार ये सवाल एग्जाम में अगर पहले से करके नहीं गए हो तो लेट्स बी वेरी स्ट्रेट कि नहीं होगा। इतना कुछ कहां सोच सकते हो आप एग्जाम में, अंटिल यू हैव 5 मिनट्स। अगर 5 मिनट है तो ठीक, तो कर सकते हो भैया, सोचो बैठो टिकड़मबाजी करो, निकल जाएगा। बट नहीं 5 मिनट होता है यार एक सवाल के लिए एग्जाम में। सांस लेने का तो वहां मन करता है स्किप कर दें, सांस एक दो बच जाए थोड़ा टाइम। अल्फा बीटा को अलग अलग निकाल सकते हैं क्या? नहीं निकाल पाओगे। निकालो, कैसे निकालोगे अलग अलग? हाँ? अलग अलग नहीं निकलेगा बेटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकल गई एक साथ, यही बहुत बड़ा हमारा अचीवमेंट है। 2 डिग्री इज द आंसर, राइट। तो सवाल देखो, मैं नहीं कह रहा हूं कि लगाना इंपॉसिबल है। प्रॉपर्टी सरकम सेंटर वाली यूज हो रही है, उसी प्रॉपर्टी को हमने 2 बार यूज किया है और ये पॉइंट यूज किया है कि सरकम सेंटर 2 शीर्षों से बराबर दूरी पे होता है तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनता है। तो इसी बात का 2 बार इस्तेमाल हुआ है। अब अगर ये सवाल वापस से एग्जाम में आ जाए तो आप कर लोगे कंफर्टेबली, क्योंकि आपको पता है क्या करना है, देन इट्स ओके। बट अगर ये सवाल आप पहली बार देखते, बहुत कम चांसेस थे कि आप इसको कर पाते। ठीक है, बिकॉज ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द क्वेश्चन, राइट। इट्स लेंथी क्वेश्चन और प्रेशर में एग्जाम में यार इतना टाइम नहीं होता है, लेट्स बी ऑनेस्ट, है ना, कि ये सारा खेल वहां तुम खेल पाते। हाँ पता है तो ठीक है, दोबारा आ जाएगा तो अब हमें डायरेक्शन पता है कैसे जाना, चले जाएंगे। क्लियर है कि नहीं? यस, आगे बढ़ूंगा। चलिए 80वां प्रश्न देखिए। तो 80वां प्रश्न क्या कह रहा है? अस्सीवां प्रश्न क्या कह रहा है? इन सेंटर सर्कम सेंटर इन सर्कल सर्कल, सर इन सब में कंफ्यूजन होगा, है क्लियर कर। कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, परेशान हो, अभी कंफ्यूजन होने दो। लास्ट में इनको इकट्ठा, लास्ट में क्या मतलब, मैं आपको इकट्ठा एक क्लास में इनको फिर से बताऊंगा। अभी मैं चाह रहा हूं कि आप धीरे धीरे करके इनको देख लो, फिर मैं इकट्ठा समराइज कर दूंगा, सब क्लियर हो जाएगा आपको, तो उसकी आप टेंशन मत लो, राइट। अच्छा आप देखो, इस डायग्राम को आप स्टैंडर्ड डायग्राम की तरह भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से ट्रीट कर सकते हो। और मैं बता रहा हूं कि ये जो एंगल दोनों निकालने हैं अल्फा प्लस बीटा, इनकी जो फाइनल वैल्यू आई है, अगर मुझे इसको थीटा बना के लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा? ये वैल्यू एक्चुअल में पता है 4 थीटा है, तो ये 4 थीटा माइनस 180/2 बनेगा, तो ये 2 थीटा माइनस 90 डिग्री आपका आंसर आया, राइट। तो अगर आप इस सवाल को एक स्टैंडर्ड केस की तरह याद रखना चाहते हो तो आप याद कर सकते हो। इस डायग्राम को बना लेना अपनी कॉपी में, ये इसका इन सेंटर सरकम सेंटर है, ये इसका सरकम सेंटर है, याद रखना। और अगर इन दोनों एंगल्स का मुझे सम चाहिए, वो क्या होगा? ये अगर थीटा है तो 2 थीटा माइनस 90 के बराबर मेरा आंसर होगा। तो ये हेल्पफुल है आपके लिए, फिर सीधा लगा सकते हो कि भाई 2 डिग्री। अगर थीटा को उन्होंने 46 के बजाय चेंज करके कुछ और कर दिया, मतलब बड़ा 45 से तो बड़ा ही होगा, तभी आंसर पॉजिटिव आने वाला है, वरना आएगा नहीं। तो केस 45 से बड़ा ही होगा, जैसे उन्होंने कहा ये 50 डिग्री है, तो 50 दूना 100 माइनस 90 10 डिग्री आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको तुरंत उत्तर मिल जाएगा, आपको घबराना नहीं है। ठीक है, मेकिंग पॉइंट, मेकिंग सेंस? यस, हाँ जी, क्लियर। तो इसको अपने नोटबुक में बना लेना ठीक से रिवीजन के लिए। 80वां सवाल कह रहा है कि वो पॉइंट जो हर साइड से बराबर दूरी पे होगा, उस पॉइंट को क्या बोलेंगे? बताओ, हर साइड से बराबर दूरी पे, इन सेंटर, है ना। ये तो तुमको समझा ही चुका हूं मैं कि भैया ये त्रिभुज बनाओ और उस त्रिभुज में जो आई पॉइंट होता है, जिसको हम इन सेंटर बोलते हैं, लेट्स से आई इन सेंटर, तो वो इन सेंटर इन तीनों भुजाओं से बराबर दूरी पर होता है। इसी दूरी को हम बोलते हैं इन रेडियस, 90 90 एंड 90, दैट्स कॉल्ड एज इन रेडियस। ठीक है, कंफ्यूजन किसी को नहीं होना चाहिए। एक सेकंड रुकिएगा सर प्लीज। हेलो हेलो, मतलब अभी क्लास में, अभी आपको बाद में बताऊं या अभी देखना पड़ेगा?
मैं आपको मैसेज फॉरवर्ड कर दूं? रुकिए, हाँ एक आया है, मैं आपको तुरंत दे रहा हूँ, 1 मिनट रुकिएगा। 460626। एक सेकंड रुकिएगा, वो बता देता हूँ आपको। ये किस चीज के लिए है? अच्छा 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 अच्छा, हाँ ठीक है। ये 4 टाइम्स 1 20, 4 टाइम्स 1 देन 20। थैंक यू। ठीक है थैंक यू सो मच। यार इसमें लिखा हुआ ओटीपी किसी को बताना नहीं, एक तो मैंने फोन पे बता दिया अपनी टीम को, और ऊपर से तुम सबने सुन लिया। ये तो हजारों बच्चों को ओटीपी चली गई मेरी। अकाउंट तो नहीं खाली कर दोगे तुम लोग? हाँ, बाद में देखा लिखा हुआ प्लीज डू नॉट शेयर ओटीपी विद एनीवन। महीने की 7 तारीख को ना बहुत सारा पेमेंट होता है, उसी का ओटीपी है। तो बस मैं इतना ही करता हूँ कि ओटीपी वाला फोन मेरे पास है, तो ओटीपी पूछना पड़ता है उनको। ठीक है, चलो भैया। तो ठीक है, इन सेंटर हो गया। इन सेंटर आपका आंसर है, आई इज द इन सेंटर एंड दैट्स द आंसर। 81वां सवाल देखिए। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी, जिसका साइड 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। जो कोऑर्डिनेट है वर्टेक्स एबीसी का, वो 3 1 0 1 और -3 1 है। तो देखो इसका एक फॉर्मूला है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से लिंक्ड सवाल है ये, कि जो इन सेंटर होता है ना, इसका वैल्यू कैसे निकालोगे। जैसे मैं कहूंगा ये मान लिया एबीसी साइड्स है, ओके, तो मैं इसको ए बोल देता हूँ, इसको बी बोल देता हूँ, इसको सी बोल, भुजाओं की लंबाइयां होंगी। यहाँ का कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं x1, y1 है। यहाँ का जो कोऑर्डिनेट है ये हमारा x2, y2 है। यहाँ का जो कोऑर्डिनेट है वो हमारा x3, y3 है, राइट। तो जो इन सेंटर होता है आई, उसका जो कोऑर्डिनेट बनता है ना, इसका एक फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला है आपका ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c, कॉमा ay1 प्लस by2 प्लस cy3 डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस c। तो ये x और y कोऑर्डिनेट के फॉर्मूले होते हैं बेटा, ठीक है। y कोऑर्डिनेट में ऐसे होता है, मतलब a लो और इसको x1 से गुणा करो, b लो और इसको x2 से गुणा करो, c लो और इसको x3 से गुणा करो, और a प्लस b प्लस c कर दो। ऐसे ही a लो, इसको y1 से गुणा लो, b लो y2 से गुणा करो, c लो y3 से गुणा करो, और a प्लस b प्लस c कर दो, राइट। तो इस तरीके से आपका इन सेंटर का कोऑर्डिनेट निकलता है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हमें कई कार्य करने पड़ेंगे। एक चीज और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट यहां लगेगा, कि अगर मुझे 2 पॉइंट दिए हो x1, y1 और एक पॉइंट दिया हो हमें x2, y2, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है या दूरी बोलते हैं जिसको, वो दूरी निकलती है इस फॉर्मूले से, जिसको बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। वो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर बनती है प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बनती है, राइट। तो इससे डिस्टेंस निकल जाती है, दूरियां निकलेंगी, साइड्स निकलेंगी। खैर यहाँ देखते हैं, आसान सवाल है, थोड़ा और जल्दी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट दिए हैं वो 3 1 -3 1 और 0 1 दिए हुए हैं, राइट। तो मैं इसको अगर बनाऊं तो मैं कुछ ऐसा बोलूंगा कि ये हमारा है 3 1 -3 1 और ये हमारा 0 1, यही है ना। 3 1 0 1, 3 1 0 1 -3 1, अच्छा अच्छा, ऑलराइट। 3 1 0 1 0 1 यहाँ कर दो, और ये वैल्यू हो गई आपकी -3 1। आप ये बस सोचना कि -3 लेफ्ट में क्यों नहीं बनाया मैंने, क्योंकि मैं नॉर्मली बस ऐसे लिख दे रहा हूं। इसकी दूरी 3 ही आएगी, अगर आप फॉर्मूला लगा के करोगे तो 3 ही आएगी ना। 3 -0 3 का स्क्वायर, 1 -1 0 का स्क्वायर, यहाँ -3 -0 ये भी 3 आ जाएगी, और ये जो वैल्यू आपकी निकल के आएगी ये 6 आ जाएगी, है ना। 3 में 3 घटेगा तो 6 का स्क्वायर बनेगा, और 1 1 0 हो जाएगा, तो 3 3 6 आपकी वैल्यू आ गई। अब आप इसमें अगर फॉर्मूला लगाएंगे इन सेंटर का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, तो ऐसे निकलेगा 3 × 3 बनेगा 9 प्लस 6 × 0 बनेगा 0 प्लस 3 × -3 बनेगा -9 बटे 3, तो ये तो 0 आ जाएगा टोटल।
वाई कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो 3 एकन्नम 3 बनेगा, यहाँ 6 एकन्नम 6 बनेगा, प्लस 1 तिया 3 बनेगा, 3 3 6 6 12 और ये 3 करेंगे तो देखो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, 6 3 9 3 12 बटे 3 4, ये आंसर हो गया 0,4। भाई तो कहीं दिए नहीं है तो कुछ मैंने कोऑर्डिनेट लिखने में गलती करी क्या? एक मिनट, BC ABC, BC 3 दिया हुआ था, CA 6 दिया हुआ था जो कि मैंने निकाला भी। अच्छा A प्लस B प्लस C नहीं किया मैंने यहाँ पर। ओके तो ये 12 होगा। ऑल्दो मैंने ये जो डिस्टेंस फार्मूले से निकाला इसकी जरूरत नहीं थी बेटा, क्योंकि उन्होंने डिस्टेंस दे रखी है ऑलरेडी। तो डिस्टेंस फार्मूला नहीं भी पता होगा तो भी सवाल कर लोगे आप। यहाँ 12/12 करोगे तो 0,1 आएगा। यस राइट, दिस विल बी द वैल्यू। समझ में आ रहा है सभी को? कितने लोग कोई बात समझ में आ गई? अब मैं बता रहा हूं आपको कि ये सवाल रॉन्ग है, पर ये पता तभी चलेगा आपको जब आपको कोऑर्डिनेट की नॉलेज। इसका रीजन क्या है मैं बता रहा हूं। अगर आपको कोऑर्डिनेट की नॉलेज है तो मैं बताता हूं क्यों गलत हुआ ये। फॉर्मूला सब ठीक है। एक पॉइंट है -3,1, एक पॉइंट है 0,1 और एक पॉइंट है 3,1। ये तीनों कोलिनियर पॉइंट है, इनसे ट्राइंगल नहीं बनेगा। ट्राइंगल बनने के लिए 3 पॉइंट नॉन कोलिनियर होने चाहिए, और तीनों एक लाइन में हो गए तो भैया कैसे बनेगा ट्राइंगल? तो जब तीनों का y कोऑर्डिनेट 1 के बराबर है ना, तो वो ट्राइंगल नहीं बनाएंगे, दे विल नॉट मेक ए ट्राइंगल। तो जब ये सवाल बनाया, और ये जानबूझ के एक्चुअली सवाल जब बना था, हमारे एक कंटेंट डेवलपर ने क्वेश्चन बनाया था ये, तो उसने फॉर्मूला कि इन सेंटर का फॉर्मूला है, इसके बेसिस पे सवाल लेना है, उसने 3 कोऑर्डिनेट ऐसे लिख दिए और सवाल दे दिया। सवाल ही गलत निकला और मुझे मजा आ गया। मैंने उसको पनिशमेंट नहीं दिया, मैंने कहा इसको अब गलत ही रहने देना हमेशा क्योंकि मैं इसमें बच्चों को ये समझा पाऊंगा, बिकॉज मेरा दिमाग लीनियर नहीं चलता है। इट्स नॉट लाइक मैं फॉर्मूला पढ़ा के मैं छोड़ दूं, मेरा दिमाग इसमें भी चलता रहता है कि ये कैसा बनेगा। अच्छा सबका वाई कोऑर्डिनेट सेम है तो ये तो यार ट्राइंगल ही नहीं है, ये मुझे सबसे पहले पता है, बट स्टिल आई एम एक्सप्लेनिंग, देन आई एम टेलिंग यू कि ये चीज भी नोटिस करो, क्योंकि एग्जाम में अगर एक ऑप्शन इसमें नन ऑफ दीज दिया होता यार मजा आ गया होता, क्योंकि उसका उत्तर नन ऑफ दीज लगाना था, या मतलब 0,1 नहीं 1,0 की जगह मान लिया नन ऑफ दीज दिया होता, तब भी मैक्सिमम लोग 0,1 लगा के आ जाते। लेकिन आंसर क्या होता है नन ऑफ दीज, क्योंकि यहां जब ट्राइंगल नहीं है तो भैया इन सेंटर कैसा? जब ट्राइंगल एग्जिस्ट करेगा तब तो इन सेंटर होगा, ट्राइंगल ही नहीं है तो इन सेंटर कहां से होगा? एंड देयरफॉर ये क्वेश्चन आज भी मेरी शीट में गलत है, क्योंकि क्योंकि आपको ये पर्सपेक्टिव भी सोचने को मिल रहा है कि यार हो सकता है जो तीनों कोऑर्डिनेट दिए गए हो वो ट्राइंगल ना बना रहे हो और नन ऑफ दीज सही हो जाए। बचा लिया तुमको हमारे उस कंटेंट डेवलपर ने जिसने एक बार सवाल गलत बनाया, ठीक है। एंड दैट्स अ क्लियर इनसाइट दैट यस दिस क्वेश्चन कैन कम टू योर एग्जाम, दैट ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल, इफ देयर इज नो ट्राइंगल देयर इज नो इन सेंटर। हाँ जी, फॉर्मूले में तो वैल्यू डालोगे तो वो कोई ना कोई उत्तर देगा, बट भैया जब ट्राइंगल ही नहीं है तो इन सेंटर कैसा? समझे कि नहीं? बात आई समझ में कि नहीं? तो ये फॉर्मूला है तब अप्लाई करना है, ये फॉर्मूला गलत नहीं है, फॉर्मूला बिल्कुल सही है, तब अप्लाई करना है जब ट्राइंगल बने। तो ऑल्दो यहां इन्होंने चारों ऑप्शन दिए थे, तो ट्राइंगल एक्चुअल में बनना चाहिए था, ये ऐसा कोऑर्डिनेट नहीं होना चाहिए कि तीनों कोलिनियर हो जाए, क्योंकि अगर चारों आंसर फिक्स दिए हुए हैं तो मतलब ट्राइंगल बनना चाहिए, तभी आंसर होगा कुछ ना कुछ। ट्राइंगल यहां बन नहीं रहा है, तो यहां आप लिख लो ट्राइंगल इज नॉट फॉर्मिंग, यहां ट्राइंगल ही नहीं बन रहा है, ये लिख लो बस, ठीक है। बट अगर बनेगा तो ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है, जो वैल्यू निकालोगे बिल्कुल सही होगी, क्योंकि यहां ट्राइंगल ही नहीं बन रहा है। बिकॉज ऑफ दिस एक्सप्लेनेशन गेट्स रॉन्ग, बट कैलकुलेशन का तरीका यही है, ठीक है। तो अगर आप ये पहले ही नोटिस कर लो और एक आंसर मान लिया नन ऑफ दीज हो, यहाँ पर वैसे लिख लो नन ऑफ दीज होता है, तो उसको लगाते हैं हम यहाँ इस सवाल में, ठीक है। नन ऑफ दीज होगा तो हम इसको जल्दी से नोटिस कर लेंगे कि ट्राइंगल नहीं बनेगा, तो यहाँ पर बना दो। कोई कह रहा है मैंने प्लैटिनम की रिंग पहनी है क्या? यार कह तो रहे हैं कि ये प्लैटिनम की है, और हर कोई मुझसे ये पूछ रहा है कि रिंग कैसी है, हर कोई पूछ रहा है सर ये सोना है सर ये, तो मुझे ना ये सोना और हीरा पहनने का बिल्कुल शौक नहीं है। ये एक स्मार्ट रिंग है जो कि प्लैटिनम की बनी हुई है, बट ये मेरी नींद के बारे में बताता है कि मैं कितना घंटे सोता हूँ, ये बताता है कि मेरी स्लीप एफिशिएंसी कितनी है, मतलब मैं बेड में अगर लेट्स से
बेड में जितना टाइम पड़ा रहता हूं उसका कितना परसेंट टाइम मैं सो रहा हूं, दैट इज कॉल्ड स्लीप एफिशिएंसी। और सुबह सुबह ही मुझे दिखाता है आपका स्लीप स्कोर कितना है। तो पहले दिन तो पहना मैं फेल हो गया यार, इतना घटिया स्लीप स्कोर। हमने कहा पास होना है, अगले दिन पास हो गया मैं, लेकिन तब भी स्कोर अच्छा नहीं था, बट फर्स्ट डिवीजन आ गया, 60 पे आया। लेकिन अभी भी कह रहा है ठीक नहीं है, सुधार लो। तो सुबह सुबह डांट पड़ जाती है, इसमें ऐप में दिख जाता है। तो ये इससे भी मेजर होता है जो वॉच है मेरी। बट वॉच के साथ प्रॉब्लम क्या है, इसमें एक स्क्रीन है। अब स्क्रीन क्या होता है कि वो रात में जल जाता है अपने आप। एंड माई डॉटर कीप्स ऑन प्लेइंग विद दिस वॉच। वो ऐसे आएगी, वो कहेगी इसको खोलो, फिर उसमें कोई ऐप को खोलने लगती है वो। तो आई जस्ट अवॉइड दिस नाउ, इसको नहीं पहनना है रात को, और रात को इसको पहन के भी अनकंफर्टेबल होता है थोड़ा। सो आई गॉट दिस रिंग, इट्स गुड। सो व्हेन यू हैव योर एंगेजमेंट, टेक दीज रिंग्स, नॉट द हीरा वाली रिंग्स। ठीक है, वियर दिस रिंग, ये आपको स्लीप इनसाइड वगैरह देगा सब। हाँ जी। अच्छा, अभी तक फीडबैक इसका अच्छा है, बट अभी लेना मत कोई भी। हाँ, स्मार्ट रिंग बोलते हैं इसको, यस। सो क्वाइट स्मार्ट। ये मूवमेंट ट्रैक करता है, स्टेप्स ट्रैक करता है, और स्टेप्स है, हार्ट रेट है, और ठीक ठाक है। मतलब अभी मैं ज़्यादा थोड़ा वर्कआउट वगैरह भी कर रहा हूँ मैं, तो सो आई जस्ट वांट मोर एंड मोर डेटा, सो दैट आई लव डेटा। सो ठीक है। कितने में है? मेरे पास बहुत सारी हैं, चाहिए? डब्बा ही मंगा लिया मैंने, सोच रहा हूँ बांट देता हूँ इसको। वो ऐड टू कार्ट कई बार कर दिया मैंने, तो कई सारी आ गई, अभी सब वापस जाना है। ठीक। नहीं नहीं, वो ऐड टू कार्ट ना, वो कई बार हो गया, मैंने ध्यान नहीं दिया, तो वो कई सारी आ गई, अभी बाकी वापस जाएंगी, है ना। चलो यार आगे बढ़ते हैं। नो नो, प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज, से मजाक कर रहा हूँ। तो ये बेसिकली क्या था कि ये क्या था, ये उन्होंने सबसे पहले ये भेजा था कि आप, ये नकली है, ये केवल प्लास्टिक के रिंग्स हैं। तो ये साइज के लिए कि आपका एग्जैक्ट साइज क्या है ना, टू नो दैट। उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के ऐसे 10 ठो भेजे थे, है ना, कि आप अपनी साइज पहन के पता कर लो, एंड देन उनको बता दो कि ये मेरी साइज है, तो वो फिर असली वाली भेजेंगे। तो ये असली बाद में आई है, पहले इससे मैंने इसको पहन पहन के ना साइज पता किया कि कौन सी साइज है। ये देख रहे हो, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट साइज के रिंग्स भेजी उन्होंने। ये बस खाली इसका हुआ है, इसमें कुछ है नहीं, नकली है, ठीक है। और तो वो ऐसे ही आया था, साइज के लिए आया था, राइट। चार्ज होती है 6 दिन चलती है इसकी चार्जिंग, 6 days। और बेटर देन वॉच, बिकॉज वॉच आई थिंक 2 दिन चलता है बस। चार्ज तो करना ही पड़ेगा इसमें, क्योंकि इसमें बैटरी है, लिथियम आयन बैटरी भी है, तो चार्जेबल है, यस। कहाँ भटक जाते हो तुम लोग यार, अभी पढ़ो, ये सब आपके लिए भी जरूरत नहीं है, राइट। मैं थोड़ा सा टेक्नोलॉजी गीक हूँ, तो ये सब चीजें ट्राई करता रहता हूँ, है ना। ट्राइंगल पी क्यू आर में, पी क्यू आर 90 डिग्री है, पी क्यू 8 सेंटीमीटर है, पी आर 10 सेंटीमीटर, तो बताना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इन रेडियस ऑफ द ट्राइंगल। तो निकालते हैं, ये 90 डिग्री है, पी क्यू आर, पी क्यू हमारा 8 है, पी आर हमारा 10 है, ये क्या बनेगा, 6। ट्राइंगल का इन रेडियस बताओ। 2, क्योंकि P प्लस बी माइनस h/2 होता है ना, तो 8 + 6 - 10/2 बनेगा। 14 - 10 4, 4/2 2 हो गया। वैल्यू क्या आ गई, सी 2 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83।
इन ट्राइंगल एबीसी आई इज द इन सेंटर एंड बी आई सी 152 है, तो एंगल ए बताना है। अब ये सवाल तो आप फटाक से बता दोगे यार। आई अगर इन सेंटर है और मैंने कहा बी आई सी, तो ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये आई हो गया। ये जो एंगल है बी आई सी, ये 152 डिग्री है, तो मैं लिख रहा हूं यहां पर एंगल बी आई सी अगर 152 डिग्री है और एंगल ए मुझे निकालना है, कैसे निकलेगा? आप कहोगे ये जो वैल्यू दी है ना, ये 90 प्लस ए बाई 2 है, ये 62 डिग्री हो गया, तो ए की वैल्यू 124 डिग्री है, बी ऑप्शन 160 124 डिग्री। 84th, एबीसी एक इक्विलेटर ट्राइंगल है जिसकी साइड 12 सेंटीमीटर है, आपको इन रेडियस बताना है ट्राइंगल का क्या होगा। तो देखिएगा गौर से, कुछ चीजें बता रहा हूं, उसको गौर से सुन लो। पहले तो इक्विलेटर ट्राइंगल में जिसका भुजा ए होता है, इसका कुछ फॉर्मूला है कि भैया इन रेडियस, जिसको हम बोलते हैं अंतः त्रिज्या आर, ये होता है ए यानी भुजा बटे 2√3। अगर मैं कहूं मुझे बताओ सर्कम रेडियस यानी परिवृत्त की त्रिज्या, जिसको हम सर्कम रेडियस बोलेंगे, जो कि कैपिटल आर होगा, वो वैल्यू होगी ए बटा √3। ठीक है, तो अब अगर कह रहा है कि साइड हमारी 12 सेंटीमीटर है, तो 12 बटे 2√3 बनेगा, 2 छक्के 12 हो गया। 6 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2√3 इंटू √3 बटे √3, ये वैल्यू आ गई आपकी 2√3। आंसर क्या है? डी। ठीक है, तो भुजा बटे 2√3 समबाहु त्रिभुज में इन रेडियस का वैल्यू होता है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू। कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं होना चाहिए। यस या नो में जो जवाब है वो दो, यस और नो, राइट, यस और नो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। आई हमारा इन सेंटर है ट्राइंगल एबीसी का, तो बताना है इसमें कौन सा कथन सत्य है। तो पहले जरा ट्राइंगल बना लेते हैं। आई हमारा इन सेंटर हो जाएगा, तो ये आई हमारा हो गया इन सेंटर। कह रहा बताओ कौन सा कथन सत्य है। ए बी सी आई, क्या पूछ रहा है? ए आई सी प्लस बी आई सी, और किसके टर्म में निकालना है? किसी एक एंगल के टर्म में निकालना है। ठीक है, ये क्या बनेगा भैया? 90 प्लस ए बाई 2 बी आई सी, और ए आई सी क्या बनेगा? 90 प्लस बी बाई 2। इनको मैं जोड़ने जा रहा हूं। एंगल ए आई सी प्लस एंगल बी आई सी, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, ए आई सी प्लस बी आई सी, तो ये बनेगा 180 प्लस ए प्लस बी बाई 2। तो 180, व्हाट इज ए प्लस बी बाई 2 इज 90 माइनस सी बाई 2। ए प्लस बी क्या है? 180 माइनस सी, तो ऐसा बन जाएगा। तो ये बनेगा आपका 270 डिग्री माइनस सी बाई 2। Correct question. You can remember it now. What is happening? AIC प्लस BIC जब निकाल रहे हो तुम, तो अभी तुमने इसका इस्तेमाल नहीं किया। इसके सामने वाला कोण ये है, तो 270 माइनस सी बाई 2। आई मीन जैसे रटना रटो, आई डोंट केयर, बट दिस इज द रिजल्ट। कैसे बोला शेखर जी? हाँ जी, कैसे बोलते हैं मैम? कौन सी लाइन? तो मैम को मैसेज करके बताऊंगा, मैं बच्चों ने बताया कि मैम ऐसे बोलते हैं। अच्छा, कैसन बा, ओके ओके। $86 क्वेश्चन। If the perimeter of triangle ABC is 42 and in radius is 5, तो एरिया बताना है। जो किसी भी ट्राइंगल का एरिया R इंटू एस के बराबर होता है। R क्या है? इन रेडियस 5, और पेरीमीटर अगर 42 है तो ये S 21 होगा। 21 पंचे कितना हो गया? 105 सेंटीमीटर स्क्वायर। 87 सवाल देखो, 87 सवाल का फॉर्मूला जान लो। पहले फॉर्मूला लिखवाता हूं। किसी भी त्रिभुज में, किसी भी त्रिभुज में 3 अल्टीट्यूड होते हैं। जैसे इस अल्टीट्यूड को मैं बोलूंगा कि अगर ये भुजा है ए बी सी, तो ये ए बोल सकता हूं, ये बी बोल सकता हूं, ये सी बोल सकता हूं। ये हमारी जो अल्टीट्यूड है, इसकी लेंथ को मैं बोल सकता हूं एच ए, क्योंकि ये ए वाली भुजा पर परपेंडिकुलर है। यहां पर मैं अल्टीट्यूड डालूंगा बी वाले पे,
इसको मैं बोलूंगा कि ये हमारा HB है। यहां मैंने C वाले से परपेंडिकुलर डाला तो मैं क्या बोलूंगा कि इसकी लंबाई मान लेते हैं HC है। तो मजेदार बात क्या होती है कि इन रेडियस और इन सब में एक छोटा सा रिश्ता होता है, और वो रिश्ता ऐसा होता है कि 1 इन रेडियस 1/HA प्लस 1/HB प्लस 1/HC के बराबर होता है। जय हो। फॉर्मूला रट लीजिए कि तीनों भुजाओं पर डाले गए अल्टीट्यूड्स के रेसिप्रोकल का सम अंतः त्रिज्या के रेसिप्रोकल के बराबर होता है। याद कर लोगे? पेन किलर है ये। सवाल आएगा हो जाएगा। ज्योमेट्री में वी नीड मेनी पेन किलर्स। ओके, एंड दैट्स गुड because if you don't know this, so let's say somebody is having migraine, can you talk about vitamins to that person? माइग्रेन का दर्द बहुत खतरनाक होता है यार। आई हैव सीन मेनी पीपल स्ट्रगलिंग विद माइग्रेन, अनइमेजिनेबल पेन है ना। खैर हर दर्द खतरनाक होता है, क्या ही कहे। जैसे मुझे ना सबसे खतरनाक दर्द आज तक क्या हुआ है, कान का दर्द। बाप रे बाप। बचपन की नादानी, स्टेशन पे एक आदमी मिल गया, बोला तुम्हारा कान साफ कर देंगे। हमने कहा नहीं कराना हमको। अरे कह रहा करा लीजिए करा लीजिए। मैंने कहा नहीं कराना है। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि मेरे कान में कुछ दर्द हो रहा है, वो पीछे से। अरे मैंने कहा भैया क्या कर रहे हो यार। फिर उसने मुझे इमोशनली ब्लैकमेल कर दिया, बोला सर हम गरीब हैं और ये वो वगैरह वगैरह, आप लोग कान साफ ही नहीं कराओगे तो क्या। मैंने कहा कर दो यार। तो कान तो उसने साफ कर दिया, पर क्या किया मैं नहीं जानता हूं। मैं 7 दिनों तक बिलख बिलख के अलाप कर करके रोया, इतना दर्द होता था यार। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने बोला बस तुम्हारा कान बच ही गया है, आगे से ऐसी गलती मत करना। ठीक। तो मेरे लिए सबसे भयानक दर्द कान का दर्द था। इट वाज वेरी वेरी डेंजरस। राइट, यस, एंड आई लर्न दैट कि भैया इमोशनल होके शरीर के साथ छेड़खानी नहीं करवानी है, कोई भी हो। ठीक है। खैर पॉइंट क्या था कि ज्योमेट्री जो है इसमें कुछ पेन किलर्स की जरूरत होती है। जैसे ये सब माइग्रेन वाले सवाल हैं, तो माइग्रेन वाले सवालों में वी नीड इमीडिएट पेन किलर्स, बिकॉज the vitamins can do no good immediately, right? We need to solve these questions faster and we need painkillers. So these are the painkillers. एनाल्जेसिक है तुम्हारे लिए सवाल के लिए, you need to know it यार। चलो आ जाओ इस सवाल में, टूट पड़ो। आप कहोगे हमें आता है फॉर्मूला, क्या है? 1/r is equal to 1/8 plus 1/12 plus 1/10। बस 1/r is equal to कितना ले लें एलसीएम? 8 है, 12 है, 10 है, 120 ले लें, राइट। 120 लोगे तो 15 8 120, 12 दाम 120, 10 × 12 120। 10 और 15 कितना हुआ? 25 12 27, 27 बटे 120 हो गया। आर की वैल्यू कितनी हो गई बेटा? 120 बटे 27, 37 है क्या? हाँ भाई, 31 नहीं 37 सी। ठीक है, 88वां सवाल देखो। करेक्ट ट्रायंगल एबीसी है, आई एक पॉइंट है जो कि बराबर दूरी पर है सारी भुजाओं से, सी एंगल 72 डिग्री है। तो एआईसी प्लस बीआईसी बता दो। वो बराबर मतलब क्या होता है, बताओ जरा। इन सेंटर है भाई। अभी एक फॉर्मूला पढ़े हो तुम, 270 डिग्री माइनस C/2। अगर एआई सी प्लस बीआईसी पूछता है वही लगाना है। 270 डिग्री माइनस 72/2 36। 270 माइनस 36 करो कितना आएगा? 244। अभी पढ़ा है ना फॉर्मूला, वही है। ठीक है, 89वां क्वेश्चन। एक ट्रायंगल एबीसी है, ओ हमारा इन सेंटर है एबीसी का। 234 होगा, हाँ वही तो लगाया मैंने, और क्या लगाया? वही लगाया। 244 लिख दिया गया, अच्छा अच्छा अच्छा, लिख दिया बस, लगाया वही।
एक ट्राइंगल है ए बी सी, ओ हमारा इन सेंटर है, डी और ई पॉइंट ए बी ए सी पर हैं, डी ओ से पास होता है और ए बी सी के पैरेलल है, बी डी 8 है, सी 6 है, तो बताओ डी का होगा? ओ इन सेंटर है। ओके। हम्म 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 चलो पहले इसका डायग्राम बनाते हैं, इसका कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा आपको पहले, वरना ना होगा। चलो सवाल देखो पहले। त्रिभुज बनाए, ये त्रिभुज बना दिया, देखो कह रहा है एक लाइन है डी, वो पैरेलल है इसके, और एक मजेदार बात बोल रहा है कि ओ यहां पर इन सेंटर है, ओ इन सेंटर है, और ये डी है, ये तुम्हारा ए बी सी है। मैं इस लंबाई को x बोलने जा रहा हूं, इस लंबाई को मैं y बोलने जा रहा हूं। आपको डी की लेंथ बतानी है कितनी है x और y के टर्म्स में, क्योंकि वहां भी देखो डी वही दिया हुआ है ना, बी डी और सी दिया हुआ है, मैंने भी बी डी और सी दी थी, x और y दे दिया आपको। तो अब आप क्या करोगे, सबसे पहले भैया इन सेंटर दिखा दो यार, इनको ज्वाइन तो कर ही लेते हैं कम से कम, इससे क्या होगा आगे देखेंगे, बट ज्वाइन कर लेते हैं पहले। अब आप एक बात कहोगे कि भाई ये एंगल जो है ना, अरे यार हमारी टीम क्यों भूल जाती है कि इस टाइम पे मेरा क्लास होता है। ठीक है, गौर से देखिए, ये पॉइंट ओ है, ऑलराइट। सो अब कैसे करोगे यार सवाल को, क्योंकि आप कहोगे कि अगर इस एंगल को मैं थीटा बोलूं तो ये एंगल भी थीटा ही होगा, क्योंकि बाइसेक्टर एंगल बाइसेक्टर होता है। ये एंगल अगर मैं अल्फा बोलूंगा तो ये एंगल भी हमारा अल्फा ही होगा, क्योंकि ये भी एंगल बाइसेक्टर होता है। क्लियर है कि नहीं ये बात? यस, से यस। लेकिन अभी बात नहीं बनी है, इससे क्या हासिल हुआ, कुछ नहीं, लेकिन एक बात है जो अभी तक मैंने करी नहीं। ये जो लाइन है ना, ये इस बेस लाइन के पैरेलल है। अगर ऐसा होगा तो क्या ये एंगल 2 थीटा के बराबर होगा? क्योंकि ये पूरा 2 थीटा है, संगत कोण करस्पॉन्डिंग एंगल 2 थीटा बनेगा। फिर आप कहोगे ये वाला जो 2 थीटा एंगल है, मजेदार बात ये है कि ये वाला जो 2 थीटा एंगल है वो एक्सटीरियर एंगल है, ये प्लस ये प्लस ये, इन दोनों का एक्सटीरियर एंगल है, यस और नो? तो ये बताइए कि क्या मैं इसको भी थीटा लिख दूं, कोई दिक्कत आपको? नहीं। यानी ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, तो ये दोनों बराबर होंगे कि नहीं? तो ये इतना एक्स हो गया। सेम कहानी यहां है कि भैया ये अल्फा और ये अल्फा, तो ये बनेगा 2 अल्फा, क्योंकि ये पैरेलल है तो ये भी अल्फा बनेगा, मतलब ये नहीं, मतलब ये एंगल, ये भी अल्फा बनेगा, ये अल्फा बनेगा, तो ये और ये आइसोसेलेस बनेंगे, तो ये अगर वाई है तो ये भी वाई होगा। तो ऐसे केस में अगर आपने बोल दिया कि डीई बीसी के पैरेलल है और ओ हमारा इन सेंटर है, तो हमारा जो डीई होगा ये भैया एक्स प्लस वाई के बरोबर होगा, होगा या नहीं होगा? यस। तो इसको आप एक स्टैंडर्ड केस की तरह ध्यान रखेंगे। अगर आपसे एंगल वगैरह की जानकारी कभी पूछी जाए तो ये आइसोसेलेस है, आप फट से सब बता दोगे। तो अभी सवाल में आ जाओ, देखो ये सवाल क्या है, ये सवाल यही सवाल है कि नहीं है? यस। आप कह रहे हो कि भैया देखो ऐसा है, ये लाइन इसके पैरेलल है, वो हमारा इन सेंटर है, वही कह रहे हो आप, ये डी और ई है, आप कह रहे हो ये ए बी सी है हमारा, और आप कह रहे हो इस वैल्यू को हमने दिया है 8, इस वैल्यू को दिया है हमने 6, डीई की वैल्यू पूछ रहा है, आप कह दो 8 6 14। करेक्ट? यस और नो? यस। ठीक है, ध्यान रखोगे कि नहीं, सब भूलना मत यार, मतलब क्योंकि इसमें कुछ सवाल है जो एक स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह ध्यान रखने पड़ेंगे आपको, अदरवाइज यू विल स्ट्रगल। ठीक है कि नहीं? हाँ जी, आगे बढ़ू। कैन बी यूज मिड पॉइंट थ्योरम, ये मिड पॉइंट है नहीं तो मिड पॉइंट थ्योरम कैसे यूज करोगे तुम? डी और ई किसने कहा मिड पॉइंट है आपसे? किसी ने नहीं कहा ना, तो मिड पॉइंट थ्योरम कैसे लगाओगे? मिड पॉइंट के लिए मिड पॉइंट तो होना चाहिए, है ही नहीं है, किसने बोला मिड पॉइंट है? ज्योमेट्री में गलत बहुत याद आता है, क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम में हमने उसको डी और ई बोला था और डीई बीसी के पैरेलल बोला था, बट यहां डीई बीसी के पैरेलल है, डी और ई मिड पॉइंट नहीं है। प्रॉब्लम ये, ऐसे तो डी कहीं भी हो सकता है, पैरेलल हो सकता है, बेस के पैरेलल तुम तो 1000 लाइनें खींच दो अंदर, बट क्या डी और ई मिड पॉइंट है? नहीं, तो मिड पॉइंट थ्योरम नहीं लगेगा, समझे? ओबी और ओसी एंगल बाइसेक्टर क्यों हैं? साधना जी, ओ इन सेंटर है, इन सेंटर कैसे बनता है? एंगल बाइसेक्टर से। तो अगर ओ को तुम बी से ज्वाइन करोगे ना, तो एंगल बाइसेक्टर ही तो होगा।
फिर समझ में आया आपको? चलिए 90वां सवाल देखते हैं। एबीसी एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है बी पर। आई हमारा इन सेंटर है। रेशियो बताना है AIB, BIC, AIC का। बिफोर वी सॉल्व दिस क्वेश्चन, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जो आपको इन सर्कल के केस में समझनी चाहिए। मैं उस पॉइंट पर आता हूं, एक फॉर्मूले का डेरिवेशन भी करेंगे कि जैसे कोई भी ट्राइंगल लेट से मैंने बनाया इस तरह का, ऐसा ट्राइंगल मैंने बनाया आपके सामने और मैंने कहा ये है A, ये है B और ये है C, और ये हमारा लेट से इन सेंटर है आई इन सेंटर बनता कैसे है? आप फिर से बोलोगे एंगल बाइसेक्टर से बनेगा, तो ये एंगल बाइसेक्टर एक हो गया, ये एंगल बाइसेक्टर दूसरा हो गया, और ये हमारा एंगल बाइसेक्टर तीसरा हो गया। इससे हमारा इन सेंटर बना। अब मैं क्या करूंगा, मैं इन सेंटर को तो रहने दूंगा और इसको थोड़ा देर के लिए मिटा दूंगा। आगे की जो रेखाएं हैं आप कहोगे तुम जाओ अभी यहां से, इनको भगा दिया हमने यहां से। अब आपको यह भी पता है कि अगर मैं इन सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं तीनों भुजाओं से, तो दूरी क्या होगी? बराबर होगी। वही हमारा इन रेडियस होगा। ये बात भी सभी को पता है, क्योंकि तभी तो सर्कल तीनों को छूता हुआ निकलेगा। आर 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 बोल सकता हूं मैं इनको। ए के अपोजिट भुजा ए, बी के अपोजिट भुजा बी, सी के अपोजिट भुजा सी। Now I'm asking a question that you all need to tell me कि क्या त्रिभुज का एरिया ऑफ ट्राइंगल R इंटू एस के बराबर होगा? फॉर्मूला मैंने बताइए कि त्रिभुज के एरिया को हम R इंटू एस लिख सकते हैं। पर क्यों? ये यहां से समझना आएगा तुमको। जैसे मैं इस त्रिभुज का एरिया मान लिया लिखना चाहता हूं, तो आप कहोगे कि अगर ये पॉइंट आई है तो मैं ऐसा लिखूं, एरिया ऑफ BIC प्लस एरिया ऑफ CIA प्लस एरिया ऑफ AIB। क्या इन तीनों का टोटली त्रिभुज का एरिया है? क्या BIC का एरिया हाफ इंटू A इंटू आर है? क्या CIA का एरिया हाफ इंटू B इंटू आर है? क्योंकि आर ही तो हाइट है एक तरह से। क्या ये हाफ इंटू C इंटू आर है? क्या मैं अगर R/2 कॉमन ले लूं तो मुझे यहाँ A प्लस बी प्लस सी मिल रहा है? क्या त्रिभुज का एरिया आपको यहाँ पर दिखा कि R इंटू A प्लस बी प्लस C/2 है? क्या आपको दिखा कि त्रिभुज का जो एरिया है वो R इंटू एस है? दिस इज द प्रूफ of y delta is equal to R into S. Y area of a triangle is in radius into सेमी पेरीमीटर। ठीक है, एनीवे अब सवाल पे आते हैं। जो सवाल है वो थोड़ा सा एरिया के बारे में बात कर रहा है, और ये इसलिए मैंने आपको बताया कि अगर मैं आपसे इन तीनों का एरिया रेशियो पूछ लूं कि मुझे BIC, CIA और AIB इनका एरिया रेशियो चाहिए, तो इनका एरिया रेशियो कैसे मिलेगा? आप वही कहोगे हाफ इंटू A इंटू H, A इंटू R, ABC का रेशियो आएगा इन तीनों का। तो जब BIC है तो जो भुजा है BC वो A है, CIA है तो भुजा CA B के बराबर है, AIB है तो भुजा ABC के बराबर है। यही रेशियो आपका एरिया रेशियो बन जाता है। यानी अगर मैं तीनों ट्राइंगल्स जो इन सेंटर से बन रहे हैं उनके एरिया का अनुपात निकालूं, तो जो भुजाएं इन्वॉल्व हैं उन्हीं के रेशियो से मुझे एरिया का रेशियो मिल जाता है। अब आपके लिए सवाल बहुत आसान है, क्योंकि यहां पर बात कर रहा है B राइट एंगल है, तो मैं कहूंगा B पे राइट एंगल बना लो। ऐसे B हमारा राइट एंगल हो गया। अब देखिए क्या कह रहा है आपसे, आई हमारा इन सेंटर है, AIB, बस B अगर राइट एंगल है तो बस आप ये लिख दो ABC। AIB में इस भुजा का इन्वॉल्वमेंट होगा, फिर BIC में इस भुजा का इन्वॉल्वमेंट होगा, CIA में इस भुजा का इन्वॉल्वमेंट होगा। आपको पता है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल की भुजाएं किस रेशियो में होती हैं? 1/√2 का रेशियो होता है। तो जो ये पूछ रहे हैं उसमें भी रेशियो क्या आ जाएगा? 1/√2 का आ जाएगा, क्योंकि 45 45 90 जो ट्राइंगल बनता है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, आप AA लिखोगे तो √2A लिखोगे, अगर आप 1 लिखते हो तो √2 बनता है। समझ में आया कि नहीं? तो पिछले डेरिवेशन से कुछ फायदा है यहां पर अंडरस्टैंडिंग में। हर वो डेरिवेशन जो लॉजिकल वैल्यू ऐड करेगा वो मैं करवा दूंगा। मैंने पिछला डेरिवेशन क्यों करवाया? क्योंकि पिछले डेरिवेशन से आपके इस सवाल की धज्जियां उड़ गई। मैं चाहता तो वो सीधा फॉर्मूला लिखा देता, ABC लिखा के रटा देता, बट जस्ट स्पेंडिंग दैट 5 मिनट्स
विल गिव यू मोर क्लैरिटी एंड यू विल नीड नॉट टू रिमेंबर इट। आपको उसको याद नहीं करना पड़ेगा, आपको समझ में आ गया हुआ क्यों। ठीक है, तो जब भी ऐसा कोई डेरिवेशन होगा जो कुछ वैल्यू एडिशन थिंकिंग में करेगा तो वो मैं करा दूंगा, लेकिन जब मैं कहूंगा इसको रट लो तो उसको रट लेना। वहां आपको क्वेश्चन नहीं करना कि क्यों सर, इसका प्रूफ क्यों नहीं, क्योंकि उसके प्रूफ में कोई वैल्यू एडिशन नहीं होगा, तो मैं बोलूंगा याद कर लो। ठीक है, ये रेशियो कैसे आया बेटा, देखो इसका वैल्यू क्या है, हाफ इंटू ए इंटू आर। अगर आप यहाँ हाफ इंटू ए इंटू आर लिखो, यहाँ हाफ इंटू बी इंटू आर लिखो, यहाँ हाफ इंटू सी इंटू आर लिखो, तो हाफ इंटू आर कट जाएगा ना, तो ये बनेगा क्या, जैसे बी आई सी में भुजा कौन सी इस्तेमाल हुई, ए, तो ए बचेगा, यहाँ बी यहाँ सी, बस। तो जो भुजा है उसी का रेशियो ही एरिया रेशियो है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91 आज नहीं करेंगे, लेकिन कुछ और चीजें मैं समझाता हूं। देखो सबको इन सेंटर समझ में आ गया, हमने एक एक्स सेंटर की बात भी करी थी। व्हाट इज एक्स सेंटर, एक्स सेंटर क्या होता है, मैं बताता हूं क्या होता है, थोड़ा देख लो क्या होता है, समझाता हूं मैं आपको। और एक्स एक्स सेंटर से एक्स रेडियस बनता है, एक्स रेडियस से हाउ मेनी एक्स रेडियस, हाउ मेनी एक्स सर्कल्स विल बी देयर, लेट्स सी दैट। इन सर्कल तो हमेशा एक होगा, एक्स सर्कल 3 होंगे, देन उन एक्स सर्कल के रेडियस होंगे 3 अलग अलग, उनका क्या इन सर्कल के रेडियस से कोई रिश्ता है, लेट्स फिगर आउट दैट। तो जल्दी जल्दी फटाफट मैं आपको एक बात बताता हूं कि इन सर्कल कैसे बनता है। सभी को मालूम चल चुका है कि इन सर्कल बनाना है तो हमें क्या करना है, हमें तीनों भुजाओं के इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर लेने हैं, और वो इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर एक बिंदु पर मिलेंगे। उस बिंदु से अगर हम एक भुजा की दूरी को रेडियस लेके सर्कल बनाएं तो वो तीनों भुजाओं को टच करता हुआ निकलेगा, और इसके रेडियस को हम बोलते हैं इन रेडियस। यस और नो, हमने एक ये भी देखा कि ट्राइंगल का एरिया r इंटू एस के बराबर होता है। क्या ये बात सभी ने देख ली, यस। अब मैं जो बताने जा रहा हूं उसको बहुत गौर से सुनिएगा कि अगर मैं आपके सामने एक ऐसा केस क्रिएट करूं कि जिसमें अगर मैं इन दोनों के एक्सटीरियर बाइसेक्टर को ले लूं, इन दोनों के एक्सटीरियर बाइसेक्टर को ले लूं और इसका मैं इंटीरियर बाइसेक्टर ले लूं, समझना, दो एंगल्स के एक्सटीरियर बाइसेक्टर को लिया और तीसरे एंगल के मैंने इंटीरियर बाइसेक्टर को लिया, ये तीनों एक ही पॉइंट से पास होते हैं और इस पॉइंट को हम बोलते हैं एक्स सेंटर। लेटर से मैं इसको बोलूंगा ई ए, और इसका कारण क्या है, इस पॉइंट को ए बोलेंगे, इसको बी बोलेंगे, इसको सी बोलेंगे। तो इन दोनों का एक्सटीरियर बाइसेक्टर लिया, इसका मैंने इंटीरियर लिया, तो इंटीरियर वाले के नाम से इसको ए बोल रहे हैं। ये भुजा आप कहोगे ए के बराबर है। ठीक है, अब यहां क्या रिलेशन बनेगी इसको समझते हैं। यहां अगर आप सर्कल बनाओगे तो होगा क्या, ये मैं आपको समझाता हूं। अगर आप यहां सर्कल बनाएंगे ना तो सर्कल कैसे बनेगा ये मैं दिखाता हूं आपको। यहां का सर्कल थोड़ा मजेदार सर्कल ऐसा है कि जब आप इस सर्कल को बनाओगे तो ये सर्कल होगा कैसा कि ये इसेंशियली क्या कार्य करेगा, अगर आप ये सर्कल ड्रॉ करोगे तो क्यों इसको एक सर्कल बोला जाता है थोड़ा समझते हैं। तो ये सर्कल क्या कमाल करता है, लेट्स सी। लुक एट दिस, ध्यान से देखिएगा सर्कल ने क्या किया। थोड़ा सा और इसको सरकाना पड़ेगा, आई थिंक यस मोर अप्रोप्रिएट नाउ। तो ये क्या करेगा, जो दो एक्सटेंडेड साइड्स हैं उनको टच करेगा, और जो तीसरी भुजा जिसको हमने एक्सटेंड नहीं किया है उसको डायरेक्टली नीचे से टच करेगा। तो ये भी देखो तीनों भुजाओं को एक तरह से टच कर रहा है, जैसे इन सर्कल क्या कर रहा था, वो भी तीनों भुजाओं को अंदर से टच कर रहा था। ये दो भुजा को बाहर से, मतलब तीनों को बाहर से ही टच कर रहा है, दो एक्सटेंडेड हैं और एक वो भुजा ही है। अब इस इन रेडियस को, जो यहां से यहां तक की दूरी है, इसको क्या बोलेंगे, क्या हम इसको इन रेडियस बोलेंगे, नहीं, इसको हम बोलेंगे एक्स रेडियस, इसको हम बोलेंगे एक्स रेडियस। क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज एक्स रेडियस, इसको हम बोलेंगे आर ए, टू डिनोट कि जो ये ए वाली भुजा है इसको इसने डायरेक्टली टच किया, तो इसको हम बोलेंगे आर ए। अब क्या होगा, अगर मैं आर ए की वैल्यू लिखना चाहूं तो आर ए की वैल्यू जैसे वहां डेल्टा अपॉन एस होती थी, यहां डेल्टा अपॉन एस माइनस ए बनेगा। इसके प्रूफ में आपको नहीं जाना है, आर ए की वैल्यू आपकी डेल्टा अपॉन एस माइनस ए बनेगी। क्या मुझे समझाने की जरूरत है आपको कि आरबी कहां बनेगा,
नहीं, क्योंकि आरबी जो है ये इस बी वाली भुजा पे बनेगा, और यहां पर जो आरबी की वैल्यू मुझे अगर लिखनी होगी तो क्या मिलेगी, डेल्टा अपॉन एस माइनस बी मिलेगा। इधर जो सी वाले को टच करेगा इसको मैं आरसी बोलूंगा, और ये डेल्टा अपॉन एस माइनस सी बनेगा। तो यू विल हैव 3x रेडियस, 3x सर्कल्स एंड ओनली 1 इन सर्कल। नाउ यहां से हम एक रिलेशन और डेवलप कर सकते हैं कि अगर आप 1 अपॉन आर ए लिखें तो क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा एस माइनस ए बटा डेल्टा, डेल्टा इज एरिया। अगर आप 1 अपॉन आर बी लिखें तो क्या मिलेगा, आप कहोगे एस माइनस बी अपॉन डेल्टा। अच्छा, अगर मैं बोलूं 1 अपॉन आर सी लिख दो तो क्या मिलेगा आपको, एस माइनस सी अपॉन डेल्टा। मैं कहूंगा ये 1 अपॉन आर ए प्लस 1 अपॉन आर बी प्लस 1 अपॉन आर सी को आप ऐड कर दो तो क्या मिलेगा आपको, डेल्टा तो सब में कॉमन हो जाएगा, ये मिलेगा 3s माइनस ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी पेरीमीटर होता है जो ट्वाइस ऑफ सेमी पेरीमीटर के बराबर होता है। तो ये वैल्यू आ गई एस बटे डेल्टा, जिसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन डेल्टा बटे एस, और डेल्टा अपॉन एस को मैं आर बोलता हूँ। तो आपका फॉर्मूला क्या बना कि 1 अपॉन इन रेडियस इज 1 अपॉन आर ए प्लस 1 अपॉन आर बी प्लस 1 अपॉन आर सी। जैसा आपको अल्टीट्यूड का कुछ रिलेशन मिला था, कुछ उसी तरह का सिमिलर रिलेशन आपको यहां भी मिलता हुआ दिख रहा है। यस और नो? वन अपॉन आर ए प्लस 1 अपॉन आर बी प्लस 1 अपॉन आर सी। यहां से एक रिलेशन और भी मिलेगा, वो रिलेशन मैं बताता हूं, अगला देखते हैं। अगर मैं आर ए इंटू आर बी इंटू आर सी को गुणा करूं तो बताओ क्या मिलेगा मुझे, आप कहोगे डेल्टा अपॉन एस माइनस ए इंटू डेल्टा अपॉन एस माइनस बी इंटू डेल्टा अपॉन एस माइनस सी। यस, क्या ये वैल्यू आपको मिलेगी डेल्टा क्यूब अपॉन एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यस, क्या यहां पर तक कोई किसी को कंफ्यूजन है? नहीं। मैं एक काम और करता हूं, मैं कहूंगा यार इसमें अब जरा आर भी ला दो, क्योंकि मुझे एस भी तो चाहिए, तो मैंने आर से भी गुणा कर दिया। आर से गुणा करने का मतलब है मैंने एक डेल्टा अपॉन एस से और गुणा कर दिया। अब ऊपर तुम्हें मिल गया डेल्टा का पावर 4, मतलब एरिया की पावर 4, और नीचे देखो क्या मिला, हेरान्स फॉर्मूला से डेल्टा स्क्वायर, एस एस माइनस एस माइनस बी एस माइनस सी इज नथिंग बट डेल्टा स्क्वायर, एरिया का स्क्वायर। अब ये एरिया के स्क्वायर से अगर आप काटोगे तो क्या बचेगा, डेल्टा स्क्वायर बचेगा। आर इंटू आर ए इंटू आर बी इंटू आर सी किसके बराबर हो गया, डेल्टा स्क्वायर के बराबर हो गया। तो क्या आप यहां से बोल सकते हो कि किसी भी त्रिभुज का एरिया क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ इन रेडियस इंटू तीनों जो एक्स रेडियस हैं उनके सबके प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट आपका त्रिभुज का एरिया होता है। सो टू फॉर्मूलाज, एक फॉर्मूला आपको मिला 1 अपॉन आर इज इक्वल टू 1 अपॉन आर ए प्लस 1 अपॉन आर बी, और इसका मैंने डेरिवेशन क्यों किया, ताकि तुमको ये आसानी से याद रहे, छोटा सा डेरिवेशन था, going through the process will help you remember it for longer period, so that's why I did the derivation, no much value addition, but बार बार वो डेल्टा अपॉन एस माइनस से लिखने से फॉर्मूले थोड़ा दिमाग में तुम्हारे रहेंगे, इसलिए कर दिया। आर आर ए आर बी आर सी या डेल्टा इज इक्वल टू आर आर ए आर बी आर सी का प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट, और एक फॉर्मूला आपको मैंने दे दिया कि भाई 1 अपॉन आर इज इक्वल टू 1 अपॉन आर ए प्लस 1 अपॉन आर बी प्लस 1 अपॉन आर सी होगा। यहां तक किसी को अगर कोई शंका है तो बताओ, ठीक नहीं होनी चाहिए? यस, क्लियर, समझ में आया? तो कुछ फॉर्मूले आज मैंने बताए, एक फॉर्मूला ये था दोनों, और ये 3 फॉर्मूले हो गए आपके, सब पे डब्बा बना दिया, जो फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं वहां डब्बा बना दिया है, राइट। जैसे ये है, अब इसको रटने की जरूरत नहीं है, इतना आसान है कि अगर आपने ठीक से देखा है तो काम आ जाएगा आपके। ये जैसे डब्बा बना दिया तो ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट हो गया, स्टार भी लगा दिया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हमने एक रिजल्ट ये देखा, आगे भी लिख दिया मैंने। ये रिजल्ट मैंने डब्बा नहीं बनाया है, तो मतलब तुम नहीं भी याद रखोगे तो आई डोंट केयर, एग्जाम में फट से हो जाएगा, बट करना है तो कर लो, ये आप पे छोड़ दिया, इसलिए डब्बा नहीं बनाया, ठीक है। यहाँ डब्बा बनाया नहीं है बट बना लो, क्योंकि ये फॉर्मूला पता होना चाहिए तुमको, a/2√3 a/√3, और ये डब्बा बनाया तो ये फॉर्मूला याद रखना है, ये डब्बा बनाया तो इसको स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह ध्यान रखना है, ठीक है। और यहाँ देखो आपका कई सारे डब्बे हैं, सब ध्यान रखना। तो ये जो फॉर्मूले हैं डब्बे वाले, इनको लिख लेना, बिकॉज इनकी आवश्यकता आपको एग्जाम में पड़ जाएगी, तो इनको भूल के काम नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, शुरू में ये चीज़ एक्सप्लेन करी थी, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। समझ में आया सभी को? यस। तो ज्योमेट्री में देखो फॉर्मूले हैं, बट ज्योमेट्री कठिन नहीं है। विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला, विद द हेल्प ऑफ known cases, with the help of understanding, this is a highly scoring topic.
इन द एग्जाम। तो इससे घबराइए मत, जो सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है यार उसको तो केटर करना जरूरी है ना। हम ये नहीं कह सकते कि हम फार्मूला भी नहीं याद रखेंगे बेसिक, फिर ज्योमेट्री मुश्किल है। मतलब यू कैन नॉट डू लाइक दिस, जिद्दी नहीं बनना है आपको कि हम फार्मूला याद नहीं करेंगे। पर हाँ, मैं जितने फार्मूला बताऊंगा उतने ही याद रखने हैं, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा चीजें याद रखनी है आपको। सम मिनिमम फॉर्मूलाज व्हिच आर रिक्वायर्ड टू नो, क्योंकि एग्जाम में ऐसा भी नहीं ना कि हम बहुत स्लो हो जाएं। अब जैसे तुम्हें एग्जाम में मान लिया ये फार्मूला नहीं पता है, अब आप बताओ मुझे सवाल कैसे करोगे आप? ये अरिथमेटिक नहीं है कि आर आर ए आर बी आर सी का प्रोडक्ट, अगर आपको ये फार्मूला ही नहीं पता है तो कैसे करोगे आप एग्जाम में? बैठ के वहां डेरिवेशन तो नहीं कर सकते ना। तो देयर इज नो वे आउट। अरिथमेटिक इज प्योरली लॉजिकल कि हाँ चलो ठीक है ऐसे किया वैसे किया हो गया, वहां आपको फार्मूले की नीड नहीं पड़ती है, प्योरली थिंकिंग से हो जाता है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग से हो जाता है। यहां नहीं होता है, यहां जानना पड़ेगा। अपोलोनियस थ्योरम नहीं जानोगे तो क्या करोगे? बैठ के डिराइव करोगे क्या एग्जाम में? नहीं। तो हियर यू नीड टू नो द फार्मूला। अच्छा, एक एच वाला फार्मूला बताया था ना, वो कहां गया? उस पर डब्बा नहीं बनाया था क्या? हाँ, ये बनाया था, ठीक। तो एग्जाम में डेरिवेशन का टाइम नहीं होता है, मतलब यू शुडंट डू लाइक दैट। लेकिन मैं आपको एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बताता हूँ। जब मैंने कैट के एग्जाम्स लिखे थे शुरुआत में, मुझे ज्योमेट्री के फॉर्मूले नहीं आते थे, ये सब फॉर्मूला नहीं आता था। बट ना मेरे पास बहुत टाइम होता था। ज्योमेट्री के 3 सवाल आए मान लिया पेपर में, एंड आई हैड सो मच टाइम देयर कि मैं कुछ चीजें तो डिराइव भी कर लेता था, ठीक है। तो मैं ओके था कि ठीक है मुझे नहीं याद करने फॉर्मूले, और कुछ चीजें डिराइव कर लेता था, खत्म बात। बट पता है क्या हुआ? एक बार कैट में इतना रद्दी सवाल आया था, उसका स्टैंडर्ड रिजल्ट था, मुझे नहीं पता था। I made a mistake while deriving it, and I made a mistake, and so it's good that फिर भी 99 percentile कैसे? It was not 99, it was 99.99. So I'm just saying, understand this. अगर आप 3 सवाल ज्योमेट्री के आए थे कैट में, आई थिंक आपके एग्जाम में 3 से ज्यादा नहीं आएंगे, और 3 में से तीनों कोई बहुत बड़े फॉर्मूले पे नहीं होंगे, है ना? बट आपको ये रिस्क नहीं लेना है, आपको चीजें जान के जानी है। ये थोड़ा ना रिस्क भाई हम आराम से बैठ के वहां डिराइव कर लेंगे। मेरे को ये था मैं डिराइव कर लूंगा अगर मेरे को नहीं आता है तो। दो एडवांटेज थे मेरे साथ। एक तो मुझे एमबीए नहीं करना था, तो आई वॉज नॉट केयरिंग टू मच अबाउट दैट एग्जाम। सेकेंड थिंग वॉज कि मैं पेपर को बहुत तेज करता था। मतलब मैथमेटिक्स में ऐसी स्किल थी मेरी कि एप्टीट्यूड में मतलब हाफ टाइम में मेरा पेपर हो जाता था। तो अगर मुझे कोई ज्योमेट्री का सवाल फंसा भी रहा है, लेट्स से एक सवाल, दो तीन में से एक सवाल कोई फंसा रहा है ऐसा जिसमें फॉर्मूला चाहिए ही चाहिए, तो आई हैड टाइम टू डिराइव, तो आई कैन टेक दैट रिस्क। यू कैन नॉट टेक दैट रिस्क आपके एग्जाम में। So for SSC, and since it is a मामला of job and you are serious, तो you have to just do this. You have to just do this. हाँ जी, क्लियर? गुड नाइट। वाई गुड नाइट? अभी तो दिन है, अभी थोड़ा ना सोओगे तुम। जाइए, कल मिलेंगे शाम को 6 बजे। थैंक यू।